अच्छा, पहले टाइम में आप इंटरव्यू में जाते हो तो बहुत चढ़ाया जाता है, अरे रे आप ही हो। आप खुद भी चढ़ जाते हो, कह रहा है नहीं नहीं सही सोचा था, मैं ही अच्छा हूं। वैसा नहीं होता। मेरा अप्रोच थोड़ा प्रीलिम्स को लेके अलग रहा है, क्योंकि मैं फॉरेस्ट सर्विस भी दे रहा था, तो मेरे को 120 नहीं सर, 6 दिए हैं, 5 प्रीलिम्स निकला है। 2021 में एक नंबर से रह गया, तो उसका एक रीजन है, फिर 5 मेंस और 3 सिलेक्शन। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहली पहली अटेम्प्ट में इंटरव्यू चला गया, कोविड आ गया तो इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया, और मैं जब गया तो ऐसे मास्क वास्क पहन के गया, पूरा एकदम, वो जो उस समय पीपीई किट बना था, इज नॉट एबल टू स्पीक दैट वेल, और मुझे कनेक्शन नहीं बन पाया एग्जामिनर से, तो इंटरव्यू में थोड़े कम नंबर आ गए, 15-20 से रह गया। तो जब पहले टाइम में आप इंटरव्यू में जाते हो तो बहुत चढ़ाया जाता है, अरे रे आप ही हो। आप खुद भी चढ़ जाते हो, कह रहा है नहीं नहीं सही सोचा था, मैं ही अच्छा हूं। वैसा नहीं होता। यू लाइक दिस एग्जाम इज वेरी सब्जेक्टिव, लक बेस्ड, भगवान का ग्रेस चाहिए ही, कितनी भी मैं कहानी कर लूं, थिंग्स मे नॉट मटीरियलाइज। बट क्योंकि मैं इतना ज्यादा सोचने का मुझे टाइम मिल गया था, 8 महीने, बिकॉज ऑफ कोविड, आई वॉज इन एन इम्प्रेशन की एक रैंक तो आ जाएगी। आई वॉज इन एन इम्प्रेशन, ऑफकोर्स इट डज नॉट हैपन एवरी ईयर, तो 1000 का होता है, फिर 1500 का नहीं होता है, और अपने को तो 180 में आना है ना, हो भी जाएगा तो देना है। सो वेयर इज दिस पॉइंट। अब मैं इतना ज्यादा सोच लिया था कि मैं प्रीलिम्स के लिए कुछ कर ही नहीं रहा था। एक मेरे फ्रेंड है आकाश, आईएफएस में उस साल सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने सैटरडे रात को फोन किया कि दे लो भाई, पहली अटेम्प्ट में भी क्या है, मान लिया कि अच्छे स्टूडेंट हो, इससे क्या मतलब, वहां भी जाके आधे घंटे बाथरूम में यही सोच रहा हूँ कैसे नहीं हुआ, रह गया। बट तो ये कहानी इसलिए समझा रहा था आपको कि यू नो बार बार आपका नहीं हो सकता है। दिस एग्जाम आपको 7 मेंस के पेपर अगर प्रीलिम्स निकालते हैं, एक इंटरव्यू, ये 8 आपके लिए काम भर वर्क करना चाहिए, कम से कम 6 बहुत अच्छे से वर्क करने चाहिए, देन यू आर गेटिंग टू अ रैंक। ऐसा ही है, आप में टैलेंट हो सकता है, कुछ चीजें आपके हाथ में। एक बार मेरा पॉल साइज इसलिए खराब हो गया क्योंकि एग्जामिनर जो था वो 5 मिनट लेट पेपर दे रहा था, आपके 10 मिनट लॉस हो गए। 10 मिनट से प्रॉब्लम कम है, ये जो मेंटल टेंशन होता है कि आप गेम ऑलरेडी हार चुके हो, वो मैनेज करना। आज मुझे कोई बोले कि मैं तुम्हें 9-5 में पेपर दूंगा, शायद मुझे बिल्कुल दिक्कत ना हो, बिकॉज मुझे ये पता है कि मैं क्या कर लूंगा इसका, ये जेल थोड़ी चला जाएगा। तो आई विल ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। बहुत गुस्सा करूंगा इस इन पे एग्जाम के बाद, बट अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, बिकॉज अगर 140 आने वाला है तो 130 तो कंफर्म करूं 2 घंटे 55 मिनट में, नहीं तो फिर वो अगले साल देना है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं प्रीलिम्स के गेम पे। प्रीलिम्स जो एग्जाम है, 2 कंपोनेंट है, जीएस और सीसैट। 2020 के बाद पेपर बहुत बदल गया है। पहले कैसे होता था, कट ऑफ ज्यादा जाती थी, 116 भी गई थी, 100 प्लस ही रहता था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चन वर द क्वेश्चन जो आप क्लास में पढ़ेंगे या टेस्ट सीरीज में पढ़ेंगे और वहां आएगा, तो इससे 80-85 नंबर आ गया, और बाकी 10-15 नंबर 20 नंबर कहीं से लेके आएंगे और आपकी प्रीलिम्स क्लियर हो गई। तो एवरी डिलीजेंट स्टूडेंट विल मोस्ट सर्टेनली क्लियर दिस एग्जाम। 20 के बाद क्या हुआ है, तो पहले कैसे कैसे पेपर था, पहले इजी क्वेश्चन आता था, इजी टू मीडियम आता था, मीडियम टू डिफिकल्ट आता था, और डिफिकल्ट आता था, और डिफिकल्ट प्लस मान लेते। सबका मिक्स लगभग सिमिलर होता था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अपने आपने इन कैटेगरी का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया तो वो काम हो जाएगा। अभी देखिए बदल गया, मेरे हिसाब से ऐसा है, 20 से 25 क्वेश्चन इजी आता है, 10 से 15 क्वेश्चन मीडियम आता है, और बाकी इसको आप डिफिकल्ट बोलिए जो आपको नहीं आता है, वही देन एंड देयर करना है। और आपने कितनी भी मैगजीन, कितनी भी किताबें पढ़ी है, ये बहुत ज्यादा बदलेगा नहीं आपके लिए, क्योंकि वो पूछा ही नहीं जा रहा, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका होगा नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर बहुत ज्यादा थियोरिटिकल आप पहले पढ़ते तो आप पक्का पक्का प्रीलिम्स निकालते। अगर आप अब थियोरिटिकली बहुत स्ट्रांग हैं तो नॉट नेसेसरली आप निकाल ही लेंगे प्रीलिम्स को।
मतलब देर इज अ कंपोनेंट बियॉन्ड योर थियोरिटिकल नॉलेज, अकेडमिक नॉलेज, जो रिक्वायर है प्रीलिम्स निकालने के लिए, क्योंकि 40 दिन बचा है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स। क्योंकि आपने पढ़ लिया है ज्योग्राफी में एनसीईआरटी जीसी लियोंग, ये आपको एक लेवल तक ले जाएगा, बट नॉट नेसेसरली कि आप प्रीलिम्स निकाल लोगे। एक और चीज चाहिए आजकल, विच इज एडुकेटेड गेस्ट। कि आपके 3 स्टेटमेंट हैं, इन 3 स्टेटमेंट में से 2 आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, या एक आ रहा है 2 नहीं आ रहा है, आप कैसी डिसीजन लोगे? आप कैसा डिसीजन लोगे, क्या करोगे? ये भी एक कंपोनेंट है। मैं इस पे बात इसलिए ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि आई एम होपिंग कि अब 40 दिन बचा है तो आपने पढ़ाई वाला काम कर लिया हो। तो ब्रॉडर हमें करना क्या चाहिए? हमें 4 से 5 घंटे अपने स्टैटिक सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहिए, जिसमें कि पॉलिटी जहां से पढ़ा है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे आपको करंट अफेयर्स की पढ़नी चाहिए, जिसमें साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और बाकी जो भी छोटे मोटे बजट इकोनॉमिक सर्वे होता है। और इसके अलावा आपको 1 से 1.5 घंटे पीवाईक्यू पे देने चाहिए। ये कैसे देंगे हम उस पर बात करेंगे। और अप्रैल तक, अगले 15 दिन तक आप रात को 1 से 1.5 घंटे लेफ्ट ओवर्स पे भी दे सकते हो। लेफ्ट ओवर मतलब कुछ लोग का ऐसा है कि अब आर्ट एंड कल्चर किया ही नहीं अब तक, तो इसको छोड़ के जाएंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है जो डुएबल है वो बहुत स्कैर्स हैं। यू कैनॉट टेक दिस रिस्क कि ना मैं आर्ट एंड कल्चर नहीं करूंगा, मैं मिडिवल नहीं करूंगा, मैं आईआर नहीं। आपको सब करने हैं, क्योंकि इन सब में 5 सवाल आएगा, 2 डुएबल आएगा, दो करके आप 8-10 क्वेश्चन पीछे चले जाएंगे। आप पतली सी जो मैगजीन मार्केट में मिलती है, या कोई टॉपर नोट्स आर्ट एंड कल्चर पे जो 30 पेज का, आप उतना कम से कम पढ़ के जाए ताकि बेसिक सवाल आपके ना छूट जाए। कोई भी सब्जेक्ट हमें छोड़ के नहीं जाना है। सारे सब्जेक्ट में एक एवरेज लेवल तो अपनी होनी चाहिए, किसी में ज्यादा है लेकिन एवरेज होनी चाहिए। तो इस गलती में आप मत पड़ जाना। अब तो टाइम नहीं है, बहुत टाइम है। अगर आपको 40 पेज आर्ट एंड कल्चर का एक छोटा सा मैगजीन पढ़ना है, उसके लिए अगर आप 1.5-1.5 2-2 घंटे 2 या 3 दिन दोगे, आपका काम हो जाएगा। अगले 1 या 1.5 दिन दोगे, आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा, हो गया काम। इतना भी क्या है, आप 15-20 दिन में जो भी चीज है, रात को 2 घंटे इसको जरूर दें। मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 5 से 7 सवाल का डिफरेंस ये क्रिएट हो जाएगा। और क्योंकि इजी क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट डिफिकल्ट वाले हैं, अगर यहां पे आपके गलत हो गए क्वेश्चन, तो ये सही करने पड़ेंगे उसको कंपनसेट करने के लिए, और ये बहुत डिफिकल्ट बात है। ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो ये बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं पीवाईक्यू पे। थोड़ा पीवाईक्यू को कैसे करना है, देखिए मैं ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आपके पास सिर्फ 35 से 40 दिन बचे हैं, और मैं ये होप कर रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन काफी हो चुकी है। तो हम एकेडमिक वालों में बात नहीं कर रहे हैं कि आप चैप्टर 16 पढ़ लीजिए। आई थिंक यू मस्ट बी देयर। अगर आपकी प्रीलिम्स की अच्छी प्रिपरेशन है, आपने ये सब पढ़ ली हो। पीवाईक्यू का क्या है, 4 से 5 साल का पीवाईक्यू लीजिए, ज्यादा पुराना मत जाइए। देखिए, एक ब्रॉड सी बात कर रहा हूं। आपके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, 1 साल आप हमेशा साथ रहे उनके, फिर ये 6 महीने के लिए कहीं चले जाते हैं, ठीक है। आप बहुत परेशान हुए, फिर ये 6 महीने के बाद आपके पास वापस आते हैं और 10 स्टेटमेंट देते हैं आते ही। अरे पता है मेरा 3 पैर टूट गया था 2 की जगह पे, ऐसी कुछ रैंडम बातें करते हैं। क्योंकि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, विल यू बी एबल टू मेक अ प्रोबेबल गेस ऑफ दीज 10 स्टेटमेंट, कि कितना सही है, ये गलत है, क्या है। तो आपको मोस्टली 7 या 8 ऐसे स्टेटमेंट होंगे जहां पे आप बता सकते हैं कि ये सही लग रहा है, गलत लग रहा है। 70 से 80% प्रोबेबिलिटी के साथ। बहुत अच्छा दोस्त था वो तो आपका, आपको पता तो चल ही जाता है ना, झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, क्या कर रहा है। यूपीएससी भी ऐसी ही चलती है, यूपीएससी प्रीलिम्स भी ऐसी ही चलती है। जैसे मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन है कि कुंदरू फॉल्स, सुवर्ण रेखा समान ले, ऐसे ऐसे 4 चीज आपको दे दी। आपको लगता है कि कभी भी आपको पूरा आ सकता है ये, क्या रैंक 1 को भी पूरे अच्छे से आता होगा? ये क्वेश्चन आ सकता है, बट ऐसे ऐसे अगर मैं 20 सवाल दूं
तो 12 के 12 फैक्ट ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 सवाल लोगों को आ सकते हैं, और मेरे बहुत बार 115-20 आए हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मुझे तो नहीं आता था, मैं थोड़ा कमजोर स्टूडेंट ही हूं, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादा आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, छोड़ोगे तो नहीं, ठीक है। तो ये स्किल तो होनी चाहिए ना, क्योंकि इसके किए बिना आप वो 85-90 जो हमें क्वेश्चन करने हैं आजकल निकालने के लिए लार्जली, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है तो भी 80 तो करनी ही पड़ेंगे सर। 90 नंबर 95 नंबर लाना है तो 80 तो कर, क्योंकि एक्यूरेसी 60 से 70% ही हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का कुछ तो करेंगे, विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। उसके लिए जब आप यूपीएससी के पैटर्न देखना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब उसको कुछ गलत कराना होता है तो एक कहानी करता है कि वैसे तो ये बात थी, वेयर एज ऐसा चीज। तो आप हर स्टेटमेंट को बार बार पढ़िए, हर दिन 10-15-20 क्वेश्चन लीजिए, उसका आंसर नहीं निकालना है हमारे को स्टेटमेंट पढ़ के एक फील लेना है, ना हमें उसका आंसर देखना है, क्योंकि वहां तो कुछ नया आएगा तो आंसर देखने का एडवांटेज नहीं। जैसे कि अगर 2024 का पेपर होता तो मैं थोड़ा बताता, पीएफएएस है, एक क्वेश्चन आया था पीएफएस ऐसा कोई है, वो क्या क्या करता है। तो ये एक नेगेटिव एंटिटी है, तो जो भी नेगेटिव नेगेटिव चीजें बात होंगी लार्जली वो सही हो जाएंगी। इसके लिए एक गलत चीज तो गलत ही करेगा ना। अगर मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि रिवर में अमोनिया का पोल्यूशन है, तो अगर मैं कह रहा हूं इससे जीव मर जाएंगे, इससे यहाँ के प्लांटेशन खराब हो जाएगा, यहाँ पे लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है, मतलब कैसे प्रूव करूंगा कि नहीं होगी। तो ये आप बार बार पेपर पढ़ेंगे, बार बार सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि जब उसको सही बनाना होता है तो एक तरीके की बात करता है, जब उनको गलत बनाना होता है तो एक तरीके की बात करता है, और उससे आप 60-70% प्रोबेबिलिटी के साथ वो सवाल सही कर लेंगे जो कि आपके दिमाग से हुआ है, और उसकी नॉलेज आपको नहीं हो सकती, क्योंकि 30-40 क्वेश्चन के बियॉन्ड नॉलेज का गेम नहीं है। थोड़ी बहुत आपको आएगी, बहुत हद तक आपको एडुकेटेड गेस करना है, उससे काम चलेगा। एक आपको पैटर्न बताता हूं, आप 1-1.5 घंटे पेपर करेंगे तो आपको आप ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। अभी तो क्योंकि मैंने किया इसलिए मैं बता रहा हूं। तो एक यूपीएससी में 4x2 मैट्रिक्स आती है, ऐसे आती है। जैसे मान लीजिए वोजीज रिवर, फोल्ड माउंटेन, एपेलेचियन माउंट, ब्लॉक माउंटेन, ऐसा कहानी करते हैं ये। आपने ये देखा है कि इसका आंसर 80% ऑफ द टाइम ओनली 2 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड मॉडल है, वो पेयर को रिप्लेस करता है। तो जब भी 4 आएगा तो अगर एक गलत हुआ तो दूसरा भी तो हो जाएगा ना, एक पेयर रिप्लेस कर रहा है। इसका वाला यहां था और पहले को थर्ड से रिप्लेस कर दिया, सो लेट्स सी ये ब्लॉक था, तो अब नया क्या बना दिया है, इधर ब्लॉक कर दिया, इधर फोल्ड कर दिया है। ये लॉजिक यहां काम क्यों नहीं करता मैं बताता हूं। यूपीएससी क्या कर रही है, ए का एल है, बी का एम है, सी का एन है, और डी का ओ है, ठीक है। यूपीएससी क्या करती है, ये एल को हटा के ओ और ओ को हटा के एल करती है, ठीक है। तो इसका 2 आंसर हो गया, क्योंकि पेयर को रिप्लेस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट शायद क्या करते हैं, इसको ट्रू फॉल्स बनाते हैं। तो लेट्स से ए का एल है, बी का एम है, सी का एन है, और डी का ओ है। तो ये ऑप्शन में क्या देंगे, ए का कुछ बता देंगे एक्स, बी का बता देंगे एम, सी का बता देंगे वाई, और डी का बता देंगे जेड। आप समझ रहे हो ना, ये है पेयर रिप्लेसमेंट। और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या आना चाहिए, 4.5 स्टेटमेंट। तो ये 4 ट्रू और फॉल्स मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बात समझ रहे हैं आप, 4 ट्रू फॉल्स पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं सही आंसर दे ही नहीं रहा हूं ना। मतलब ए का एल होता, यूपीएससी पूछ रहा है कि इसका इसमें मैच करा दिया, इसका इसमें करा दिया है, जबकि ये क्या कर रहे हैं, ए का सही आंसर कहीं नहीं है राइट साइड में। तो जब आप यू तो यहां पे आंसर क्या हो जाता है, यहां पे ओनली 1 भी हो सकता है, ओनली 3 भी हो सकता है, और 2 नहीं होगा, क्योंकि गलत कराएंगे, कम नंबर आएंगे तो आप ज्यादा इनरोल करोगे टेस्ट सीरीज। ये बात समझिए। तो क्या है,
यहां पे ऐसा है, लेकिन यूपीएससी एक पैटर्न से चल रही है। वो जो आपको रिवर वाला क्वेश्चन बना रहा था, 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, ये रिवर है, ये जगह है, और प्लेस है, ये डैम है। इसका आंसर ओनली वन कैसे हो जाता है? क्योंकि तीन फैक्ट्स हैं, एक जगह वो रिवर गलत कराएगा, एक जगह डैम गलत कराएगा, और एक तो सही देगा ही, इसलिए वन आंसर होता है। इस बात को एप्रिशिएट करने के लिए, कोई तुक्का टेक्निक नहीं कर रहा, ये साइंटिफिकली आपने कहा, इस बात को एप्रिशिएट करने के लिए आपको ऐसे ऐसे 20 सवाल करने पड़ेंगे यूपीएससी के, तब आपको एक पैटर्न दिखेगा, उस पैटर्न के हिसाब से आप चल सकते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास ये एबिलिटी नहीं हो, ये क्या बात कर रहे, तो पढ़ने वाली बात नहीं कर रहे, कौन आ गया? क्योंकि इसके बिना हो ही नहीं सकता ना, 60-70 सवाल ऐसे आ रहे हैं जो आपने पढ़ा ही नहीं है। सो यूपीएससी इज बेसिकली आस्किंग यू कि आपके पास एबिलिटी है क्या, कि देन एंड देयर थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व कर दो। सो इन जीएस ऑल्सो दे आर आस्किंग लॉजिकल आंसर्स, लॉजिकल रीजनिंग करा रहे हैं आपसे जीएस में भी। अगर उनको पूछना होता तो आप इतनी सारी हम चीजें पर इससे क्यों नहीं पूछ रहे? मतलब उनका माइंडसेट है कि हम वो चीज पूरा पूरा नहीं देंगे जो लोग पढ़ रहे हैं। 30-40 सवाल देंगे, वैसे 30 ही। इसके बाद आप दिमाग लगाइए, थोड़ा नॉलेज से, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से, थोड़ा पीवाईक्यू के अंडरस्टैंडिंग से आप मार्क कीजिए। अगर आपकी ये एबिलिटी इतनी ठीक नहीं होगी तो प्रीलिम्स में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप पैटर्न समझिए। कुछ बहुत सारे ट्रिक के यूट्यूब वीडियो ये सब आ रहे हैं, वो भी कोशिश ऐसे ही करते हैं ये करने की, लेकिन आपको वो क्या बताते हैं कि, जैसे मैं आपको बताता हूं, कंगन हल्ली एक क्वेश्चन आया था कभी, पता आपको? इसका आंसर अशोका। शायद वो आपको बता रहे हैं मोस्ट पॉपुलर मारना, मोस्ट पॉपुलर मारना है, ये बात सही है। बट आप कॉन्फिडेंटली ऐसा कब मारेंगे जब आपको इसके पीछे का रीजनिंग पता है। तो यूपीएससी की एक थीम है, और आमतौर पे भी अगर सर को क्वेश्चन बनाना है प्रीलिम्स का, एंशिएंट इंडिया का, तो सर ऐसे किसी राजा का तो बनाएंगे नहीं जो 6 महीने रहा था। ही वुड वांट टू नो फ्रॉम यू ग्रेट पीपल, अशोका, अजात शत्रु, ऐसे लोगों से बारे में पूछा जाएगा। तो अशोका के बारे में वो जानना चाहते हैं। अब यूपीएससी का एग्जाम का लेवल बढ़ गया है, तो ये तो पूछेंगे ही नहीं कि बैटल ऑफ कलिंगा का कौन राजा था। दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ना फॉर। तो वो एक रैंडम सी चीज निकालेंगे जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा, बट उसका आंसर अशोका क्यों होगा? क्योंकि अशोका ज्यादा दिन रहा है, और यूपीएससी 100 क्वेश्चन में उसको एक जगह दे रहा है, तो मोस्ट लाइकली एक बड़े आदमी के बारे में ही पूछना चाहता होगा ना, और क्या ही बेसिस है आपका। दैट इज वाई मोस्ट पॉपुलर गेट्स हिट। जो 50 साल रहा है, इसकी चांसेस ज्यादा है कोई भी काम करने के। और इसके बहुत छोटे चीज क्यों पूछ रहा है? क्योंकि बाकी क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो चुके हैं उनके, बहुत चीज पूछ चुके हैं, अब उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो हमारी किताब में नहीं है, और हम इसके लिए किताब बढ़ा भी नहीं सकते, वो बहुत बेकार तरीका है, क्योंकि उसके आगे का पूछ लेगा। ये समझना है कि बड़े लोगों का छोटा से छोटा चीज, और छोटे लोगों का बड़ा से बड़ा चीज, जैसे वालंका थे क्वेश्चन, एक फाड़के का क्वेश्चन आया था, ये सारी चीजें। तो इसलिए आप 1-1.5 घंटे जब डेली टाइम देंगे ये समझने में कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, पॉपुलर ही क्यों सही हो रहा है, साइंस एंड टेक में ऑल क्यों हो रहा है, कब ऑल नहीं होता है, कब ऑल होता है, आप बहुत अच्छा करेंगे फिर एग्जाम में। क्योंकि इस साल भी या अगले कितने सालों तक लॉजिकल रीजनिंग विल रिमेन टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। आप 30 सवाल के लिए बहुत मेहनत कर लिए हैं, और 4-5 घंटे में फिर से आपको मेहनत करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन इस कंपोनेंट के बिना आप नहीं निकाल पाएंगे। और अगर निकाल भी लिया तो पहली बार तो आप आईएएस बनेंगे, इसके चांसेस थोड़े कम है, थोड़ा टाइम लग सकता है। अगले बार आपके पास 2 महीने बचेंगे रिजल्ट के बाद, 1.5 से 2 महीने, और आपको पता है कि आपके जीएस2 खराब है, पॉल साइंस अच्छा नहीं कर रहा है, तो इन सब पे वर्क करना है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम नहीं है। तो जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो इस 2 महीने में सिर्फ 1 महीना मेंस को देते हैं पहले, क्योंकि उनको पता है प्रीलिम्स में तो क्या ही है। मतलब वी हैव टू रीच एन एबिलिटी वेयर इन हम अगले बार से 20 से 30 दिन में प्रीलिम्स निकाल लें, तभी तो मेंस बढ़ाएंगे। वरना 2 महीने में तो हम सिर्फ उतना ही कर पाते हैं, जिस लेवल पे हम थे वहां तक हम पहुंचते हैं। 1 से 1 महीने में एलिवेट करेंगे।
तो हमें सिर्फ प्रीलिम्स निकालना नहीं है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगले बार हमारा प्रीलिम्स कम दिन में निकले। हम हर बार 4 महीने थोड़ी ले सकते प्री निकालने के लिए, फिर तो अल्टरनेट चलेगा, एक बार निकलेगा, इंटरव्यू जाओगे, फिर नहीं निकलेगा, फिर निकलेगा, ऐसे नहीं कर सकते हम। तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट होनी चाहिए, उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये प्रीलिम्स का जीएस का पार्ट हो गया। कुछ क्वेश्चन पेपर होता तो मैं कर सकता था, लेकिन आप कर सकते हो खुद देख के। अब आता है सीसैट पे। सीसैट का सबसे जो मुश्किल काम है, जिसके कारण मुझे लगता है ज्यादातर लोग फेल कर रहे हैं, मेरा तो कैट वैट था तो वैसी दिक्कत आई नहीं कभी, बट मैं, क्योंकि काफी लोग आते हैं कि भाई तुम्हारे 150 नंबर कैसे आ रहे हैं, तो मैं आपको 66 70 जितने भी नंबर चाहिए उसके लिए आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम डर गए हैं। एक डर है सीसैट को लेके, फ्राइटेंड है। उसके लिए क्या करते, जो सवाल हमें नहीं करना चाहिए उसमें 8 मिनट दे दिया, और ये हुआ भी नहीं। ऐसा हो रहा होगा आपके साथ, आपने अगर प्रीलिम्स दिया होगा। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ पेपर जो आपका मेरिट डिसाइड करता है। आप 67 नंबर से लेके आप 167 दोनों इक्वल फुटिंग पे है। आप आईएएस बनने आए हैं, इसमें अगर 150 ले भी आएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप 67 ला पा रहे कि नहीं, बस इतना काम है आपका। विच इज टू से, हमें सारा चीज नहीं आना चाहिए, हम कुछ कुछ चीजें आए और सिर्फ वही कर लें, दैट विल मेक द गेम फॉर यू। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आप जब भी आप सीसेट का टेस्ट दे, देखिए इंग्लिश और हिंदी जो जिसमें भी आप दे रहे हैं, वो तो खराब हो ही नहीं सकता किसी का, आप में से होगा भी नहीं ज्यादातर लोगों का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत खराब होता भी नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल सा आता है ना। और अगर ये खराब हो रहा है तो इसको ठीक करना ज्यादा टफ नहीं है। हर दिन 30-30 सवाल करेंगे, 7-8 दिन में आपको समझ में आ जाएगा। अपना टारगेट क्या होना चाहिए, अज्यूमिंग कि हमारा मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में चीजें खराब चल रही है, 27 क्वेश्चन जो आते हैं आपके, है ना, इसमें आप कम से कम 24-25 क्वेश्चन करें और 20 की एक्यूरेसी रखें। और ये बहुत डिफिकल्ट काम नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, 18 से 20 आप आराम से सही कर सकते हैं। और इसको हर दिन ऑल्टरनेट सुबह सुबह कीजिए, जिनको सीसेट में दिक्कत है। ये आपको ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 45 to 50 मिनट्स लेगा, और आप ये सारे सवाल करिए, यूपीएससी के पीवाईक्यूज ही करिए। उससे आपका एक डर खत्म हो जाएगा कि अगर इंग्लिश के सारे सवाल स्टार्टिंग में चूज करके करे तो मेरे 40 से 50 नंबर आराम से आ गए हैं। अब मुझे सिर्फ 20-22 नंबर का चिंता है। अभी बात समझ रहे हैं आप। सीसेट में जो करना है, आप इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन आते हैं, एजम्पशन, ये लॉजिकल कंक्लूजन, व्हाटएवर, सब आसान है। उसको आप हर ऑल्टरनेट डे सुबह सुबह 45 मिनट कीजिए, 15-20 मिनट रिफ्लेक्शन दीजिए, एजम्पशन ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। आप देखेंगे तीसरे चौथे पांचवें टेस्ट से आपके 27 हैं, आपने 23-24 अटेम्प्ट करे, आपके 18 से 20 नहीं होंगे। मेरा पर्सनली मानना है कोई क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश ना करें। आप 27 में 27 करें, ऐसी अब जैसे अब जब यूपीएससी का पीवाईक्यू खत्म हो गया, यहां का टेस्ट उठा लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का, आप ये करते जाइए, ये आपके 40-45 नंबर आने चाहिए। अब मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, ऑफ कोर्स अगर आपका सीसेट कमजोर है तो ये अच्छा तो होगा नहीं। इसका एक तरीका है, आप ना क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करिए, और जो 5 मिनट पहले मिलता है, इंग्लिश तो अपने को लगभग लगभग सारे करने हैं, पीछे से चलिए। प्रॉब्लम 3-4 है। पहला है, देख के ही डर लग रहा है क्योंकि उसने 10 लाइन का क्वेश्चन बना दिया मैथ का, क्या होगा इस साल तो गड़बड़ हो गई बहुत, ये एक डर है। दूसरा है कि ऐसे कुछ रैंडम सिग्मा एन स्क्वायर ऐसा कुछ बना दिया है, यूपीएससी फेयर नहीं है हिंदी मीडियम वालों के लिए, और ऐसे वैसे। ये आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, पीछे से चलना है, क्वेश्चन नंबर 80 से लेके 1 तक। अभी सॉल्व नहीं करना है, फेस वैल्यू पे, मतलब क्वेश्चन देखा जो ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है, और दूसरा जो नहीं हो सकता है, और तीसरा जो आधा आधा लग रहा है, उन तीनों को मार्क कीजिए। जैसे जो होने वाला है उसको सही मार्क कीजिए, जो नहीं होने, जो मीडियम का है उसको ऐसे कीजिए, और बाकी ऐसे कट कीजिए। आप सिर्फ ये एक्सरसाइज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 80 से क्वेश्चन नंबर 1 पीछे थोड़े आसान क्वेश्चन देते हैं, ये लॉजिकली आप देखेंगे तो हो जाएगा। तो लेट्स से कितने भी कमजोर हैं आप, आपके 15 से 20 सवाल ऐसे होंगे।
मैं कंफर्म हूं कि 15 से 20 सवाल ऐसे होते ही हैं जो आप कर सकते हो, कितने भी आप कमजोर हैं इसमें। ये ऑल बैट्स आर रैट्स ये क्वेश्चन, या फिर समेशन हो गया 35, 39, 49, आराम से आप निकाल लोगे। अब देखिए ध्यान से, जो 20 क्वेश्चन आपको लग रहा है, तो 27 क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है 45 से 50 मिनट, या चलो 1 घंटे आपने ले लिया, आपके पास 1 घंटे है। 15 सवाल करने के लिए आपके लिए, ये आसान सवाल के लिए 4 मिनट का एवरेज है, और अगर 20 करते हैं तो 3 मिनट का एवरेज है। पहले आप बात समझिए कि सबसे आसान सवाल आप कर रहे हैं, उसमें भी आपको मैं 3 मिनट 4 मिनट दे रहा हूं, आप आराम से कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे जो आसान सवाल है, जहां मेरे टाइप का सवाल है। ये मार्किंग कीजिए, और आपके लिए इस एग्जाम में अब सिर्फ ये वाले क्वेश्चन बचे हैं, इनको अच्छे से करना है। बस एक ध्यान रखना है, ऐसा हो सकता है कि जिसको आपने सोचा था कि आसान है वो उतना आसान नहीं निकला। इसका एक रूल है, 1 से 1.5 मिनट में आगे बढ़ जाना है। अगर 1 से 1.5 मिनट में आपको लग रहा है कि सीधी बात नहीं चल रही है, मैं इन दी प्रोसेस ऑफ आंसर नहीं हूं, इमीडिएटली मूव ऑन कीजिए, है ना। बिल्कुल इमोशंस का गेम नहीं है, लॉजिकली चलना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे ये भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आ सकता, आर्टिकल 21 बियॉन्ड द डे भूल सकते हो, फिर भी निकल जाएगा। तुरंत मूव कीजिए। ये काम आप करेंगे, आपका सी सेट पक्का पक्का निकल जाएगा, मैं कंफर्म हूं इस बात के लिए। आप ये वाला कैटेगराइजेशन कर लीजिए, चाहे आपको कितना भी डर लग रहा हो कि मेरा टाइम जा रहा है, आप 5 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए, 2:30 से 2:35 पे पेपर स्टार्ट कीजिए। प्लीज डू दिस। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सीसैट इज दैट वी आर स्टक इन दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। ऐसे 4 सवाल पकड़ लिए हैं, खासकर पहले जो 4 मैथ्स के सवाल है, जो जानबूझ के यूपीएससी दे देती है टफ, उसी में फंस गए। ठीक है, अगर लेट से आप इतने कमजोर हैं कि आप ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, 15-20 भी नहीं पहुंच पा रहे, बहुत कम ही होंगे, तो आप एक पैटर्न बनाइए कि एक होता है टाइम डिस्टेंस, एक होता है एसपीसीपी जो प्रॉफिट लॉस वाला, एक होता है कैलेंडर क्वेश्चन, फिर ये एक होता है सीक्वेंस क्वेश्चन, एक साइलोगिज्म होता है। ऐसे 6-7 चीजें आप डिसाइड कर लीजिए जो हर बार आता है, ये 10 चीजें, और इन 10 पे 30-30, 40-40 सवाल कर लीजिए। पहले तो जो पीवाईक्यू में आए वो कर लीजिए, बाकी जो आ गए, अगर आपके कमजोर है तो इतना प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे, हर दिन एक एक चैप्टर या 2 दिन में एक चैप्टर करेंगे, आप पहुंच जाएंगे यहां पे जहां आपके 20 सवाल सही होंगे। मतलब हम यहां से भी 40-45 नंबर ले रहे हैं, तो आप कभी फेल कर ही नहीं, करेंगे ही नहीं। तो सीसेट बिकॉज इट्स नॉट अ पेपर जहां पे आपका स्कोर ज्यादा लाने से कुछ फायदा हो रहा है। योर इंटायर इंटेंशन शुड बी टू पास दिस एग्जाम, और इसलिए इसमें चुन चुन के जो क्वेश्चन करने वाले लोग हैं वो सब पार कर जाते हैं। जो फंसते हैं, नंबर 2.5 ही मिलना है, चाहे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के करें या 2/3 का आंसर निकालें। आसान सवाल टफ सवाल का सेम नंबर है। 27 इज द ब्रेक इवेंट, 27 आपके नेट करेक्ट हैं तो आपका हो जाएगा। एक्यूरेसी इसमें जीएस से ज्यादा होती है। आप 40 सवाल 42 सवाल कर लें, जो कि मैं बात कर रहा हूं, 25 इधर 15 से इधर, ठीक ठाक एक्यूरेसी के साथ 33-34 सही, आपका आराम से निकल जाएगा। आप ये प्रोसेस यहाँ के टेस्ट में फॉलो कीजिए। अगर आपके 90 आ रहे हैं तो आपके 110 आने लग जाएंगे। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कैट भी दिया हूं, वहां के लोगों को पढ़ाया भी हूं, बहुत सारे लोगों को, तो मुझे पता है कि वहां भी यही होता है, सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, 30 में 20 ही करने होते। एबिलिटी टू पिक राइट क्वेश्चन इज द ओनली एबिलिटी विच इज रिक्वायर्ड। बस इतने में सीसैट हो जाएगा। जिनको दिक्कत है वो ये वाला काम थोड़ा करें, आसान टॉपिक को थोड़ा प्रिपेयर करें, आपका काम हो गया। और ये ट्रांसेंडेंटल, ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल है आपके लिए कि आपको इंग्लिश के हर ऑल्टरनेट डे एक टेस्ट देना है 40-45 मिनट का। इससे आपकी इंग्लिश एक लेवल बढ़ती चली जाए, और कम से कम वहां पहुंच जाए जहां पे आप 18-20 सही कर रहे हो, ये सीसैट हो जाएगा। मैंने किसी को अभी तक नहीं देखा, काफी लोग जिनके 50-55 आ रहे हैं उनको मैंने सेम प्रोसेस बताया, सबका निकल गया है। ये आपके डर को खत्म कर देता है, क्योंकि आप वो सवाल टैकल ही नहीं कर रहे हो जिससे आपको डर लग रहा है। एकदम इमोशनलेस होके ये नहीं आता है मुझे, ये आता है मुझे, इसको बाद में देखेंगे, ऐसे ही चलना है। दैट्स इट।
या एनी क्वेश्चंस? नीवन, जीएस का पेपर में भी एक प्रॉब्लम क्या है, आपके जो भी सेट हो सकता है उसमें पहले 10 क्वेश्चन में हो सकता है आपको 8 ना आए, क्वाइट पॉसिबल। यूपीएससी का जो एग्जाम है प्रीलिम्स का, जितना टफ है उससे ज्यादा दिखता टफ है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, देयर आर टू अप्रोचेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन पेपर। आप 25-25 ले, और आपको पता है कि मैं 35 से 40 ही कर पाता हूं। द फर्स्ट राउंड में आपको इतने ही सवाल आएंगे ना, इससे ज्यादा तो आता नहीं है जनरली। बाद में आप डिडक्शन, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। तो पहले 25 में अगर 8 भी आपके होते हैं तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9-10 का ही एवरेज बनने वाला है हर 25 में। अगर 6 भी होता है तो भी परेशान मत होइए आप, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 12 हो जाए, है ना। तो हम इस बात से कभी परेशान ना हो कि इन फर्स्ट 25 क्वेश्चंस आई ओनली नो 6। इट्स वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज पेपर टफ आ रहा है। 30-40 ही तो मुझे आता है जो 100% पता है। तो कैसे चलिए, लेट से आप बहुत परेशान हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो एक और तरीका क्या है, आप उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को पहले करें जो आपको लगता है ज्यादा आता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें ऐसा होता है कि 6 सवाल पॉलिटी का एक जगह, 6 सवाल एक जगह, ऐसे करके 12 सवाल होता है। बहुत ज्यादा हो तो एक तीसरा भी जगह होगा जहां पे 3 होंगे। ये चीज आप 30 से 40 सेकंड में खोज लेंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। तो आप पहले पॉलिटी को कर ले, क्योंकि जो एंग्जाइटी का लिमिट है वो 15 मिनट ही है, इसके बाद टाइम कहां पता चलता है। तो आप, या अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है पहले 25-25 क्वेश्चन में, इनफैक्ट पहले पहले 25 करे ही नहीं, 76 से 100 करे। अगर ये भी टफ लग रहा है तो 51 से 75 करे। वैसा 25 का सेट चूज करना है जिसमें मुझे ज्यादा आता हूं। द आइडिया इज कि 8 से 10 मिनट तक अगर आपने 4-5 सवाल कर लिए, नाउ योर कॉन्फिडेंस इज बूमिंग और आप फिर अच्छा कर जाएंगे। वो पहले को संभालना है। अगर आपको इस प्रोसेस से डर लगता है, आप सिर्फ पॉलिटी पॉलिटी के सवाल करें। पॉलिटी तो किसी का खराब होता ही नहीं है जिसका निकलना है। पॉलिटी तो आपको आएगा ही, क्योंकि आसान डुएबल सवाल आते हैं। तो आप पहले पहले पॉलिटी के क्वेश्चन कर ले। ये 25-30 मिनट में आपके हो गए 15 क्वेश्चन, जिसमें आपको 10-11 आते हैं। अब आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ चुकी है। पहले 10 सवाल हो गए 15 मिनट। अब आपको जैसे करना है कीजिए। उस एंग्जाइटी से हटने के लिए ये आपका तरीका है। जो आपने बोला कि पहले 40 में बहुत एनर्जी रहती है, फिर घट जाती है, फिर बढ़ जाती है, अब ब्रेक लेके करें थोड़ा। 25 करें, 10 सेकेंड पानी पिए, फिर अगेन स्टार्ट करें। दिमाग को चार्ज करना पड़ता है। हम हर क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते पागल हो जा। उसका एक और तरीका क्या है जो मैं करता हूं, 25 क्वेश्चन किए, 5 सेकेंड पानी पिया, फिर मार्क कर लिए जो आ गए। इससे क्या हो गया, अब थोड़ी देर दिमाग को शांति मिली पढ़ाई से। मार्क तो लास्ट में करना ही है, तो अभी कर लेते हैं जो जो मैं कंफर्म हूं, उसके बाद फिर से आगे बढ़। तो जो 30-40 सेकेंड का गैप है, उससे फिर से आप रिचार्ज हो जाओ। ये चीज, ये डिपेंड करता है। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत टेंशन होगा, तो आप पेज पलटते रहिए। मैं भी पेज पलट रहा होता था। मैं लास्ट दिन नहीं पढ़ता था सुबह सुबह, उस दिन तो क्या ही पढ़ लेंगे ऐसा, ठीक है। और बाकी चीजें यह है कि आपको पढ़ने से ठीक लगेगा तो पढ़िए। क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश ना करें। यू रन द रिस्क ऑफ बीइंग एंशियस बिकॉज ऑफ दैट। क्या हो सकता है आपके सवाल 10 में से 8 गलत हो गए उस दिन, तो फिर आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, बहुत टेंशन में आ जाएंगे। एक दो चीज और है कि आप लोगों में से प्रीलिम्स निकाले या फिर अभी पहली बार देने जा रहे हैं सर, ऐसा स्टार्टिंग वाले? ओके। एक दो तीन और प्रॉब्लम आएगी कि आप जब प्रीलिम्स के सेंटर पे जाएंगे, इतने बुक भी लेके कुछ बैठा हो सकता है, बहुत पढ़ रहे हैं और बहुत ही आपको लग रहा है कि नेशनल डिबेट चल रहा है, यही आज ही डिसाइड हो जाएगा डिलिमिटेशन होगा कि नहीं होगा। सीरियस दिखने में और सीरियस होने में फर्क होता है। आपको सीरियस दिखना नहीं है, होना है एग्जाम के टाइम पे 2 घंटे, उसके बाद मस्ती करनी है फिर 2 घंटे। सीरियस होना, लाइफ डज नॉट, आवर लाइफ डज नॉट डिमांड अस टू बी वेरी सीरियस। ऐसे बहुत टेंशन में बैठे हैं उससे कुछ आउटकम आता है, ऐसा होता। जब जरूरत है तब आप होइए। हर सेंटर से मोटा मोटा 5-6 लोग ही सिलेक्ट होते हैं। बिहार में तो एक भी होता है। तो जितने लोग हल्ला कर रहे थे या टेंशन दे रहे थे, उनका तो नहीं हुआ ना। इट इज माई एक्सपीरियंस। आगे के 2000, पीछे के 2000 रोल नंबर में 2 या 3 लोगों का। इट्स नॉट दैट दे आर नॉट गुड स्टूडेंट, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट। एग्जाम ही तो ऐसा है ना सर कि मतलब 1% ही सिलेक्ट होंगे। तो अगर एवरेज लेके चलेंगे तो 1000 लोग हैं, उसमें से 2-3-5-10 का होगा, लेकिन डिस्कशन तो 1000 लोग
में से 100 लोग कर रहे हैं वहां पे, और आपको लगेगा अरे इनका तो होना ही है, मेरा होगा कि नहीं होगा। डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स देयर। उनका एक तरीका है, एक सलीका है एग्जाम से पहले। दे फील मोर कॉन्फिडेंट, दे फील मोर नॉर्मल जब वो ऐसी डिस्कशन कर रहे होते हैं। इस बात से आप परेशान हो सकता है, आपको कोल्ड ड्रिंक पीने में आप नॉर्मल फील कर रहे हो, गाना सुनने में फील कर रहे हो, सोने में फील। डू नॉट लुक एट अदर्स एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ। मतलब है ना, वो किताब पढ़ रहा है अभी, अच्छा, और हो सकता है एक आध आपका दोस्त तो बोल दो कि अरे इसका इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है क्या, बहुत अच्छा दिया है 15 मिनट पहले। तो 15 मिनट पहले थोड़ी पढ़ लेंगे। डोंट टॉक टू पीपल मच, यू रन द रिस्क ऑफ वो आपको बोलेंगे कि मैंने ये किया है, आप परेशान हो जाएंगे। या एक क्वेश्चन पूछ देंगे आपसे, अच्छा ये बताओ ना कि आइसोथर्म नॉर्थ जाता है या साउथ जाता है। उस दिन आप सुबह सुबह उठे, एग्जाम जाने तक एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन कुछ ना करें, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अब आप बदल नहीं सकते। अगर उनके 150 भी आने वाले उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनके 20 आने वाले फर्क नहीं पड़ता। डू नॉट क्रिएट एनी केओस इन योर माइंड ऑन द डे। उस दिन आप नॉर्मली जाइए और नॉर्मली एग्जाम दीजिए। बीच के ब्रेक में टाइम पास भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन मत कीजिए। मेरा तो ऐसा हुआ, इस बार मेरे को मेंस देना है, 920 नंबर लेके आऊंगा। उस डिबेट में अपने को नहीं जाना है, जब मेंस आएगा तो देंगे। टी सेट में अगर आपको कुछ फॉर्मूले देखने हैं, कुछ खा के आराम करना है, आप अपने में रहें और 4:30 बजे के बाद सिर्फ डिस्कशन करें, क्योंकि फिर तो क्या ही प्रॉब्लम है। क्योंकि ये छोटी मोटी चीज है ना, आपके दिमाग को बहुत अफेक्ट कर सकती है ऑन अ गिवन डे। हो सकता 10 चीजें मैंने बोला होगा, लेकिन एक चीज पे आप ज्यादा आपका फोकस चला गया होगा, एंड दैट कुड बी गुड और बैड फॉर यू। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मैनेज योर डे रियली वेल। कोशिश यही करें कि किसी से पता ना लगा कि कौन कौन आपकी सेंटर पे, आपकी सेंटर पे हो। पता चल भी गया तो साथ में ना जाए। देर इज ए जनरल टेंडेंसी कि आप बात कर रहे होगे, कर रहे होगे, उसमें हो सकता है कि आपका दिमाग खराब, कुछ फायदा तो होगा नहीं। आधे घंटे में क्या बता देगा कोई आपको, सिर्फ लॉस हो सकता है। इसलिए आप बचें इन सब चीजों से। टाइम मैनेजमेंट आजकल देखिए 2 या 3 राउंड पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। तो वही कह रहा हूं, आप 3 काम करिए जीएस में भी, कि सबसे पहले जो सवाल हो रहे हैं उसको तो मार्क कर लिया। फिर ऊपर से जो हम देखते हैं ना कि कुछ रैंडम बात चल रही है, कंगन हल्ली जैसी कुछ बात आ गई, इसको पढ़िए मत, तुरंत स्किप कीजिए। ये आपके टाइम को खाएगा अभी, और आपको परेशान भी करेगा कि मैं कोई सवाल। तो आइडिया ये है, जो आ रहा है उसको करेंगे, पूरे अच्छे से रीड नहीं करेंगे क्वेश्चन को, ऊपर से देखेंगे कि ये उस पाले से आ रहा है क्या जो पाला मेरा अच्छा है। नहीं आ रहा है लेकिन लग रहा है कि करना तो पड़ेगा, तो उसको राउंड करेंगे। जो बिल्कुल नहीं लग रहा उसको कट करेंगे। तो पहले ऐसे ऐसे सवाल करते चल, जैसे लिखते क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं पहुंचा, मुझे लग रहा है तो मेरे को बिल्कुल नहीं आता है। ये कैसे लग रहा है, पूरा पढ़ के नहीं लग रहा है, पूरा पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस ऊपर से देखना है, होता है ना कि टल राइट है मतलब मैं करूंगा, स्टेट कमीशन है बाद में करूंगा, बिकॉज उसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। फेस वैल्यू पे जाइए, पूरा मत पढ़िए। पूरा पढ़, अगर आप पूरा पढ़ रहे हैं तो आप वहीं आंसर निकाल लीजिए, क्योंकि दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये वाला ज्यादा अप्रोच काम करता है, फेस वैल्यू वाला। आप पहले गए, ऊपर ऊपर से देखे, डुएबल है, कर दिया। दूसरा, यार एवरेज एवरेज लग रहा है। तीसरा, नहीं आता है। चौथा, नहीं आता है। पांचवा, डी। 6 बाद में करेंगे। 7 नहीं आता। ऐसे ऐसे करके आप 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मार्क करने वाले होंगे। 25-25 क्वेश्चन पे रुकिए, थोड़ा पानी पीजिए, इसको मार्क करिए। उससे ब्रेन को शांति मिलेगी 30 से 40 सेकेंड। ऐसे ऐसे करिए। 1 घंटे 1 घंटे 15 मिनट 15 मिनट में ये आपके 35-40 क्वेश्चन हो जाए। 1 घंटे में 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले 1 घंटे में आपको 40 से 45 कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये वाले, और कुछ ये वाले। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने परफेक्टली सिलेक्ट किया होगा। हो सकता है जो आप सोच रहे हैं कि नहीं करने लायक है, बाद में आपको चमके कि भाई कर सकते हैं, तो आप वो करिए, ठीक है। अब आप 40 से 45 क्वेश्चन 1 घंटे में कर लीजिएगा। ऑल्सो बिकॉज नाउ योर ब्रेन इज मोर इफिशियंट, आप ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। आपकी आंसर लाइक स्टेटमेंट रीडिंग एबिलिटी बहुत बढ़ गई है, आप बहुत फोकस चल रहे हैं, प्लस टाइम भी कम है। तो ये अप्रोच सही रहता है। क्योंकि अगर आपने वो जो ए और बी, लेट से मैंने अभी मार्क कर रखा है सर, एक
क्योंकि क्वेश्चन इतने लेंदी हैं, आपको 350 से 400 स्टेटमेंट या ये पढ़ने पड़ सकते हैं, बड़े यार। लेट से मैंने मार्क कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड बी, बाद में देखूंगा, तो बाद में आके डिसाइड करोगे तो फिर से पढ़ोगे, यानी टाइम वेस्ट हो गया। और अगर ये तो कभी होगा नहीं, फिर तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसमें टाइम जा रहा है ना, 1 मिनट आपने पढ़ा, फिर आप कह रहे हो कि ए और बी, तो अगले 1 घंटे में ऐसे बुद्धा जैसा इनलाइटनमेंट तो होगा नहीं कि आपको पता चल जाएगा कि ए है या बी है। वॉट एवर यू हैव टू डिसाइड, डिसाइड देन एंड देयर। ए मारूंगा, काम खत्म, बाद में टाइम नहीं है। और बाद में आप वापस आके सेम चीज पढ़ रहे हो, मतलब सेम चीज पढ़ने में वापस टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए, लेकिन अगर हम इस अप्रोच से जाएंगे तो हमारे ऐसे 40-50 सवाल होंगे जो हमने 2 में छोड़ रखे हैं। दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ टेंशन इन माइंड कि मेरे 50 सवाल ऐसे हैं जो मुझे आधे सुधा आते हैं। इससे बेटर अप्रोच यही है, पहले करें ही वो जो आपको आता है, बाद में इसमें जाएं और इसको देन एंड देयर निपटाएं कि चलो इसका बी मारेंगे। दिस विल हेल्प यू। और फेस वेल, ऊपर से देखा स्टेट इलेक्शन कमीशन, कोऑपरेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज में करें। फंडामेंटल राइट है, इन्फ्लेशन है, ये नेशनल पार्क है, ये अभी करेंगे, ये आपका काम हो जाए। आपका जो भी ठीक है वो करें, या फिर पेपर देख लीजिए क्या आसान आ रहा है। रीडिंग में आपका ऐसा होता है तो आप दूसरा वाला करें, सिंपल है फिर। ऑप्शनल में तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शनल में आप पॉलिटिकल साइंस है तो आप बिल्कुल ना करें ये सब। छोटे छोटे आईआर में मैप बना सकते हो, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है तो ऐसा बना दिया और बता दिया कि भाई यहाँ पे ये है, कारग आइलैंड यहाँ पे है, थोड़ा सिग्निफिकेंट माइक्रो। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में आप बना सकते हो, कभी कभी आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो मैप बना देते हो, 2 पेज भरना भी तो है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, जो जो जिसमें मैप बन सकता है वही बनाओ। ज्योग्राफी में मैप बन सकता है तो बनाएंगे, है ना। सोसाइटी में मैप नहीं बन सकता तो नहीं बनाएंगे, हो सकता है किसी किसी में ट्राइबल वाला एरिया तो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है मैंने ज्योग्राफी के अलावा मैप उसमें बनाया है जिसमें मुझे आंसर नहीं आ रहा था, ताकि पेज भर जाए, इतना टाइम तो है नहीं। टेस्ट सीरीज आप अभी 7 से 8 से ज्यादा मत दीजिए, 3 से 4 दिन में एक दीजिए। पीवाई क्यू को पकड़ के रखिए, पीवाई क्यू में हमें आंसर नहीं लाना है, वो आंसर हमें याद हो गया है कोचिंग में ये सब कर करके, ना हमें जानना है वो चीज। मतलब हमें अब अगर मान लीजिए, है ना, PFAS है ना, बाइकार्बोनेट है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ रखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस पे रिसर्च कीजिए, अगर आपको कुछ लगता है तो आप कर भी सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं, उस रैंडम क्वेश्चन पे 3 स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, आप 60-70% प्रोबेबिलिटी के साथ क्या वो निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको इनके स्टेटमेंट बार बार पढ़ने हैं, ताकि आप यूज टू हो जाए इनके वोकैबुलरी से, इनके स्टेटमेंट फॉर्मिंग एबिलिटी से। अगर आप 5-5 6-6 बार पिछले 4 साल के सवाल पढ़ लेंगे, उनके मैच द कॉलम को देख लेंगे, कब 1 करेक्ट होता है, कब 2 करेक्ट होता है, आमतौर पे जब 25% प्रोबेबिलिटी है 4 ऑप्शन में, आपकी 60-70 जाएगी, कभी कभी लोगों की 80 भी चली जाती है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, पढ़ाई से होगा नहीं, आपको रैंडम चीज को टैकल करने की एबिलिटी आनी चाहिए, जो कि वहां टेस्ट हो रहा है एक लेवल के बाद। और बाकी स्टार्टिंग के लिए 4-5 घंटे हम पढ़ ही रहे, करंट अफेयर्स 2-2.5 घंटे देख ही रहे, हो जाएगा। आप अब ऑप्शनल कर लिए हैं तो वो नोट्स वाला काम स्टार्ट करें, और पैरेलली में 4-5 क्वेश्चन या पार्ट टेस्ट अगर सर का होता है वो दिखाएं। बाकी जीएस में आप मेंस का ही अभी करें नवंबर तक, GS4, GS1, GS2, GS3 ऐसे 1.5-1.5 2-2 महीने में करें, ठीक है। और जो भी टेस्ट, जो भी आप बन पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट भी देते जाए, सो दैट आप आंसर राइटिंग भी डेवलप करते
जब नवंबर में एक बार ये सब चीजें हो जाए, फिर आप प्रीलिम स्टार्ट कर दें, बस 1-2 घंटे ऑप्शनल पढ़ते रहें। ये स्टैंडर्ड तरीका है, यही करना है आप। तो आप पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि एक बता दिया कि इंडिया में बहुत स्टेप ली गई लेकिन अभी भी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। अब सोचिए कि इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं। लेट से आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का एक बता दिया कि इंडिया का रैंक है, विच रिफ्लेक्ट्स कि इंडिया में अभी भी पॉवर्टी है। रीजन्स पे चले तो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होगा, एक हेल्थ इंडिकेटर एक इशू होगा, ऐसे आप सोचे। ठीक है, फिर आप थोड़े बहुत बताइए क्या स्टेप लिया है, अगर पूछा है तो। अगर 10 मार्कर है तो आप कंक्लूजन में ये बात करें, पहले इससे स्टार्ट कीजिए। नहीं, वो आपकी कॉल है, आप कब करना चाहते हो। बहुत लेट भी नहीं करना है और इमीडिएट भी नहीं करना है। जब आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा 50-40% चीजें हो गई है, तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग या आंसर राइटिंग से स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में साइकिल चलाते तो गिर ही जाते हैं, तो यहाँ भी गिर सकते हो। 1-2 महीने बाद अच्छे से चलता है, हाथ छोड़ के भी चलता है, वहां इधर भी हो जाएगा। यही। हाँ, तो ये दिस विल बी अ प्रॉब्लम। पीएसआर के जो थियरी थिंकर्स हैं, है ना, अपने चाचा तो है नहीं कि हम उनको पता है कि ऐसे बोलते हैं। इट टेक टाइम, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड ये मोटा मोटा क्या कह रहे हैं। बट क्या है कि आप क्या करते हो, आप रॉल्स के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, अभी जाके कैम्ब्रिज में एक लेक्चर दे के आ जाओ इस पे, ऐसे नहीं होता है। मैं क्या कह रहा हूं, एकदम ब्रॉड जानना है, ब्रॉड। मीर शाइमर क्या कह रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि मीर शाइमर का सारा चीज याद आ जाएगा। थोड़ी बहुत चीजें आएगी। चाइना के बारे में वो ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे थे, वो ना ब्लड लेटिंग ब्लीड की बात कर रहे थे, वो ऑफशोर बैलेंसिंग की बात कर रहे थे। हाउ डज ही सी दी वर्ल्ड एज वेरी रियलिस्ट, वो लिबरल थियरी के कंसेप्शन के अगेंस्ट कैसे चले गए। एक ब्रॉड आइडिया रखिए। जब आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है कि प्लेटो की मोटा मोटा आइडिया ये थी, उनका मानना था कि इंसान जो है वो पैदा ही ऐसा होता है, देयर इज अ गोल्ड क्लास, कॉपर क्लास, सिल्वर क्लास। तो क्योंकि पैदाइश में ये प्रॉब्लम है तो पहले ही फिल्टर कर लेते हैं, उनको वो काम देते हैं जो उनकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, एक वर्ड आ गया यहाँ। और उसके हिसाब से उन्होंने थियरी इजाद की है, थियरी ऑफ एजुकेशन, थियरी ऑफ जस्टिस, उनकी यही सब चीजें। एक ब्रॉड समझ गया कि उनका कहानी यहीं से स्टार्ट होता, और ये हुआ क्यों था। उनको लग रहा था कि एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई में हार गए थे क्योंकि सही लोग डेस्पोटिक किंग थे, उनका नॉलेज उतना नहीं था। इसलिए वो कह रहे थे कि अब जो तेज लोग हैं उनको हम पिक्चर में लेके आएंगे, एंड दैट इज वाई उनका कहना है कि फिलोसोफर किंग शुड रूल। का कहना है कि इधर इधर फिलोसोफर शुड बी किंग और किंग शुड लर्न फिलोसफी, है ना। और एल्स देयर इज नो एंड टू प्रेडिकामेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये सब जो भी कहानी वो कर रहे हैं, भूल भी गया हूँ बहुत हद तक। बट अगेन वो लाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं। फिलोसफर किंग का उनका आइडिया क्या है, इस बात को एरिस्टोटल निगेट करेंगे। उनका कहना हो कि वी डू नॉट नीड पीपल हु आर फिलोसफर किंग बट पीपल हु आर वर्ल्डली वाइज। अब उन्होंने ब्रैकेट बढ़ा दिया, इतना महान नहीं चाहिए, एक प्रैग्मेटिक आदमी चाहिए। ऐसे ऐसे कहानी आप कहानी के फॉर्म में पढ़िए, फिर उसमें जो आपको डिटेलिंग है जो नहीं आ रहा है वो धीरे 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 ऐड होता जाएगा। पहली बार में नहीं होता। एक मूवी देखते हैं तो एक ब्रॉड आइडिया लगता है, 2-3 बार देखते हैं तब याद होता है कि सैफ अली खान ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे। तो अब फील कीजिए थोड़ा कि क्या क्या रहा है, मैकियावेली ब्रॉडली क्या कह रहे हैं, किस एरा में वो आए थे, वो रिलीजन के बारे में क्या कह रहे हैं, हॉब्स कैसे बदल गया गेम। हॉब्स कॉन्ट्रैक्ट की बात अब क्यों कर रहे हैं, और लॉक के कॉन्ट्रैक्ट में अलग कैसे हो गया। प्यूरिटान रिवोल्यूशन एक ग्लोरियस रिवोल्यूशन है। जब लड़ाई हो रही है तो जान बचाना इंपॉर्टेंट है, जब नॉर्मल लाइफ चल रही है तो लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे कहानी से आप याद आ जाएगा, और जो फैक्ट्स है वो धीरे धीरे आपको आता रहेगा। समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, पीटी से पहले मेंस 100% तैयार होना चाहिए। आइडियली तो 200% होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर ले, खासकर जो मेंस वाला पोर्शन है, जैसे एथिक्स हो गया, जीएस 1 का सोसाइटी हो गया, जीएस 2 हो गया सोशल जस्टिस हो गया, जीएस 3 के आपके इंटरनल
जो मेंस मेंस के ये वाले तो आप कवर करके रखे, बाकी चीजें प्रीलिम्स के हिसाब से। तो ऑप्शनल आप ज्यादातर कवर कर ले, थोड़ी आंसर राइटिंग कर ले तो आपको टाइम मिले। आजकल मेंस और प्रीलिम्स के बीच में टाइम बहुत कम हो गया है, आपको दिक्कत हो सकती है। तो आइडियली यस करना चाहिए, लेकिन 60-70% भी बात बन सकती है। करेंट और थियरी मतलब नहीं, क्वेश्चन में बताया क्या, मान लीजिए पूछा है ओवरलैपिंग कंसेंसस, ये तो थियोरिटिकल क्वेश्चन है ना, तो आप इसमें ज्यादा थियरी लिखेंगे। लास्ट में शायद इंडिया में बता सकते हैं, इंडिया में इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में एक ओवरलैपिंग कंसेंसस बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल आप आईआर का भी बता सकते हैं कि अमेरिका के लिए कंसेंसस बनाई गई, तो उनको बेसिस, अब जो आपको जो भी एग्जाम्पल लिखना है आपकी वो लिबर्टी है। क्वेश्चन ब्रॉड ही आता है ना, कि दी कंटेम्पररी इवेंट्स इन वेस्ट एशिया विथ रिगार्ड टू इजराइल हैज लेड टू अ चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर एलुसिडेट। लेट्स ऐसा एक सवाल बना है कि अभी जो जो मिडिल ईस्ट में ऐसा हो रहा है, उसके कारण एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो इसके लिए हम थोड़ा बताएंगे कि पहले क्या था, फिर अभी क्या हो रहा है ना। अभी क्या हो रहा है कि देर आर वेज ऑफ लुकिंग एट इट। समबडी इज थिंकिंग कि जो ईरान है, ईरान के सपोर्ट में अरब के और भी कोई कंट्रीज नहीं है, क्योंकि उनको अब लगता है कि ईरान कैन अटैक मोर ऑन देम। अभी तो ईरान ऊपर ही है, और अगर ऐसा हो गया तो और भी फ्यूचर में उन पे अटैक करता रहेगा, एक प्रेशर ग्रेम रहेगा, तो सॉर्ट ऑफ ईरान सेंट्रिक रीजनल ऑर्डर बन सकता है सर। ईरान सेंट्रिक रीजनल ऑर्डर बन, बट कुछ लोग का ऐसा मानना है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसराइल की बेलिजरेंस बहुत ज्यादा, इसराइल अपनी मन की कर रहा है, अभी भी ट्रूस हो गया है, सीज फायर हो गया, फिर भी लेबनान पे अटैक कर रहा है, और वो कभी शांत नहीं होगा। तो हमें ईरान का भी सपोर्ट करना है। ओवरऑल अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो दोनों का होना जरूरी है, ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। करंट पे कुछ नहीं आता, कंटेम्पररी पे आता है। ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे, है ना, कि अभी मोदी जी यहाँ पे गए थे तो इस विजिट में 5 चीजें क्या हुई थी। ये इंडिया अभी री अप्रोच कर रहा है, लेट्स से वेस्ट एशिया को एक अलग तरीके से, या इंडिया जैसे पहले इसराइल को लेके चलता था अभी दूसरे तरीके से लेके चलता है। उस कंटेक्स्ट में आप मिडिल ईस्ट और इंडिया का रिलेशन कैसे देखते हैं? तो जीएस का क्वेश्चन और इसमें एक अंतर है। करंट अफेयर्स का जो सवाल है, जो आप कह रहे हैं, ऐसे सवाल तो आएंगे नहीं ना कि एससीओ का जो मीटिंग हुआ इसमें 5 चीजें क्या हुई है। सवाल तो यही आएगा ना कि एससीओ अब बदल रहा है, और इस बदलाव में इंडिया को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें तो सब आ गया ना। अभी बात समझिए, प्रोपोर्शन ऑफ कंटेम्पररी इंपॉर्टेंट है, बट आपको कंटेक्स्ट बताना पड़ेगा कि इंडिया को क्यों लाया गया था। एट दैट पॉइंट इन टाइम इंडिया वॉज ब्रॉट बाई रशिया टू एक्ट एज अ बैलेंसर टू चाइना, और उसीलिए पाकिस्तान को वो लेके आ गए थे। ये एक कंटेक्स्ट है। इस कंटेक्स्ट से आप आगे बढ़ेंगे तो एससीओ में कुछ अच्छी चीजें हुई है, रैट्स है, टेररिज्म के डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया है, और ये सारी चीजें हुई है। बट क्योंकि रसिया चाइना एक्सिस अब एक बन गया है ना, नो लिमिट फ्रेंडशिप है, तो अब इंडिया को, ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया के लिए अब ज्यादा जगह नहीं बनता है। बट इंडिया को लगता है कि उस रीजनल ऑर्डर के लिए, उस रीजनल जियो के लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है। कुछ जैसे टेररिज्म है, ये सारी चीजें में अभी भी उस पर काम हो रहा है। बट यस, अब वो इंडिया इज नॉट एक्टिंग एज अ बैलेंसर, क्योंकि वो दोनों लोग ही एक साथ आ गए हैं। बट कुछ लोग का ये भी कहना है कि रशिया का सिचुएशन अभी खराब है, इसलिए वो चाइना के साथ इतनी दोस्ती कर रहा है। नो लिमिट फ्रेंडशिप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रशिया जो सेंट्रल एशिया में जो उनकी जो इन्फ्लुएंस थी वो घटती जा रही है। तो इवेंचुअली एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों में डिफरेंस हो। इन समझदारी के साथ चीजें लिखनी है। इमीडिएट कुछ नहीं पूछेगा कि चलो बताओ कि भाई नया जो कोऑपरेटिव बिल बना है वो कैसे लीक होगा। ब्रॉड क्वेश्चन आता है पॉल साइंस। सेम ही आएगा ना, अगर पैटर्न बदलेगा तो कट ऑफ घट जाएगा। बाकी सारे लोग तो, मुझे एग्जाम देना है
तो अगर सेम पैटर्न नहीं लगेगा तो मेरे मार्क्स भी घटेंगे, तो सबके घटेंगे, तो इसका कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास जो एबिलिटी है वो यही है, अब तक जो एग्जाम हुआ हम उसके हिसाब से बेस्ट प्रिपेयर्ड जाए। अगर उस दिन बहुत ही ट्रांसेंडेंटल एक चेंज होती है तो सबके घटेंगे, बट ऐसा कभी होता नहीं है, इसलिए वरी मत कीजिए। अरे 7-8 सवाल ही बदलते हैं ना, बाकी 92 तो आपके हाथ में ही है। वो 3 स्टेटमेंट वाला 7-8 ही तो आया था ना, 10 आया होगा, 12 आया होगा, बाकी 88 सवाल बचे हैं अभी। क्या है कि जब भी कोई 2-3 सवाल बहुत ज्यादा टफ आ जाता है, अलग आ जाता है, पूरी डिबेट वही ले लेता है, बाकी 180 नंबर भी तो है। उन सारे सवाल सबके लिए सेम ही है, सबको डर लग रहा है उसमें। अब बाकियों पे ध्यान दो, वो जितना हो सकता है उस समय उतना कर ले। कुछ बहुत बदलाव नहीं आएगा, इंडिया साउथ पोल पे नहीं जाएगा। यही यही थॉट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस साल अगर कुछ नया हो गया तो 13 में नहीं हुआ, 14 में नहीं हुआ, पिछले 15 साल में नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा? इस साल क्या यूपीएससी क्या सोच रही है? कुछ नया थोड़ी सोच रही होगी। चेंजेस आर ऑलवेज इंक्रीमेंटल। 5-10% हम चेंज करना चाहते हैं, है ना। वो ऐसा नहीं कर सकते कि अभी केमिस्ट्री के 100 सवाल पूछ दें। दे नो कि एक प्रोपोर्शन फिक्स है, पॉलिटी का 15, इकोनॉमी का 15, 12 पूछ देंगे, 18 पूछ देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ओके, थैंक यू गाइस। सर एक लास्ट ले लेते हैं। वही बेसिक से। आप 27 में दे रहे हैं क्या? साइंस एंड टेक के लिए थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी का देख लिया जो क्वेश्चन आ रहा है, थ्री पेरेंट बेबी, ये सब, फिर एक मैगजीन पढ़ लिया कोई भी। ऐसे ही है, कुछ खास मेरे पास अलग है नहीं, सेम ही है। पेपर जैसा देते वो माइंडसेट, ये एबिलिटी, थोड़ा फास्ट पढ़ना है, कहाँ रुकना है, बच्चों बाहर ऐसे नाटक चल रहा है उसमें डरना नहीं है, ये सब आपको अलग बनाता है। पर तो सब सेम ही रहा है, आपको मिल जाएगा कहीं पे हो जाएंगे तो। ये कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो थैंक्स लॉट आकाश, एंड वी आर ऑल विशिंग ऑल द बेस्ट। जो लोग आए हुए हैं वो भी अच्छा एग्जाम में करें। और आपने एक खास बात नोटिस की होगी, ये बात मैं बच्चों को बार बार बताता हूँ, पढ़ने फोकस मत करो, लॉजिकल रीजनिंग लो। लेकिन बच्चे मानते नहीं, बच्चे मानते नहीं। और उसमें भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बच्चे वॉल्यूम ऑफ स्टडी, आवर्स ऑफ स्टडी, क्वांटिटी पे बहुत फोकस करते हैं। आपने देखा किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट में क्या डिफरेंस होता है आपसे? हाईली फोकस्ड, मैनेज, लॉजिकल। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। यही तो मेन डिफरेंस है, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस बात को सीखना ही सबसे बड़ा क्वालिटी है। थैंक्स आकाश। और बिहार वाले बच्चे आकाश को याद रखना, तो फ्यूचर में मिलोगे जब कभी कलेक्टर हो जाएंगे तो। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि कोई समय बार बार कहता हूँ सिलेक्शन के बाद लोग आते हैं, तो ये मेरे लिए ऑनर है, क्योंकि बहुत चीज चेंज हो जाती है। बट आकाश इज सेम। ये मुझे लगता है भाई सिलेक्शन के बाद तो बड़े सारे लोग मिल जाते हैं ना फिर। हाँ, नहीं मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, अगेन थैंक्स लॉट आकाश।